साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित अपन बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 31 के संदर्भ में अपने बात की थी कि आर्टिकल 31 जो कि पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कैसा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, या जिसे अपन विधिक अधिकार भी कहते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 301 के तहत। साथ ही आर्टिकल जो हैं आपके 31A 31B के बारे में भी बात की, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़े गए, और साथ ही 31C के बारे में भी बात की जो 25वें संविधान संशोधन 1971 को जोड़े गए। ये जो 31A B और C हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जिनको भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, अर्थात बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 32 जो आपका अंतिम मौलिक अधिकार रहने वाला है, छठा मौलिक अधिकार, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए जरा किसके बारे में बात करें, आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 में किसका प्रावधान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका प्रावधान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, अंबेडकर साहब ने 9 दिसंबर 1948 को, कौन सी डेट को? 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जब मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 32 को लेकर डिस्कस हो रहा था, उस समय अंबेडकर साहब ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में कहा कि बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। और ये जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है कि इनको सर्वोच्च न्यायालय को, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित आदेश, निर्देश या रिट्स जारी कर सकता है। अर्थात ये आर्टिकल 32 जो है, ये भारतीय संविधान की आत्मा ही नहीं, भारतीय संविधान का हृदय है। साथियों, आर्टिकल 21 के बारे में जब अपने बात की तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है मौलिक अधिकारों से संबंधित, और जिसको लेकर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 21 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ये भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा है, जबकि आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा ही नहीं, हृदय। देखिए जरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संदर्भ में आपको क्या ध्यान में रखना है? 9 दिसंबर 1948, डेट भी ध्यान में रखनी है। 9 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा ही नहीं हृदय का, भारतीय संविधान की आत्मा ही नहीं क्या कहा? हृदय का, आत्मा ही नहीं हृदय का। क्यों? कारण भी पता होने चाहिए, क्योंकि अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि बिना उपचारों के, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से सुनिएगा, बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, अधिकारों की गारंटी जो है ये भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि अधिकार देने से अधिकारों का अगर उल्लंघन हो और उस समय अगर किसी को शक्ति प्रदान नहीं की गई तो ऐसे अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए अंबेडकर साहब ने कहा कि आर्टिकल 32 में ये जो भी मौलिक अधिकार दे रहे हैं, इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट्स जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट्स ही नहीं, आदेश या निर्देश भी दे सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय केवल रिट्स जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, या उपरोक्त सभी? तो आपको ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय रिट्स भी जारी कर सकता है,
आदेश भी दे सकता है और निर्देश भी दे सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में आपको ध्यान में रखनी है? अनुच्छेद 32 में। और देखिए आर्टिकल 32 में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 32 के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 32 में उल्लेखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश और रिट्स जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश और रिट्स जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 32 में। दूसरी बात देखिए जरा, आर्टिकल 32 में दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, संसद मौलिक अधिकारों में उल्लंघन से संबंधित संसद मौलिक अधिकारों में उल्लंघन से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति किसी और को भी दे सकते, किसी और को भी दे सकती है, किसी और को भी दे सकती। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 32 में ये भी लिखा गया है कि संसद जो है रिट जारी करने की शक्ति जो है किसी और संस्था को भी दे सकती है। ये भी बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? अनुच्छेद 32 में। कुछ ऐसे तथ्य जो आपको पहली बार आप जिनसे परिचित हो रहे हैं, एक तो मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय रिट के साथ साथ और क्या जारी कर सकता है? आदेश और निर्देश। आदेश और निर्देश क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे, पहली बार अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जरूरी नहीं है सीधे रिट जारी कर दे, वो आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि भाई साहब ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करने से उस नागरिक के मौलिक अधिकार का क्या हुआ है? हनन हुआ है। फिर भी वो नहीं माने तो अंतिम विकल्प क्या रहता है? रिट से रहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। अपन बात करेंगे कौन कौन सी रिट है, किसमें किसका प्रावधान किया गया उसके संदर्भ में। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि रिट जारी करने की शक्ति संसद सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी और को भी दे सकती है? वो भी कौन सा ध्यान में रखना है? आर्टिकल 32। क्या लिखा गया है कि संसद जो है रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी और को भी दे सकता है, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में तीसरी बात ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 32 में तीसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। साथियों यहां से अच्छा प्रश्न आपके क्या पूछा जाएगा? उन 5 प्रकार के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, दूसरा उनका शाब्दिक अर्थ ध्यान होना चाहिए, और उनके लैटिन नाम क्या ये ध्यान में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सुमिलित कीजिए वाला पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन में क्या कहते हैं, या बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसी प्रकार से सुमिलित करने वाला प्रश्न भी अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें, पहली जो रिट होता है उसको अपन बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले जो है आपको ये ध्यान में रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट होती है उसको अपन बोलते हैं परमादेश। तीसरी जो रिट होती है उसको बोलते हैं प्रतिषेध। चौथी जो रिट होती है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवी जो रिट होती है उसको बोलते हैं अधिकार पर्चा। कौन सी? अधिकार पर्चा। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की। नाम ध्यान में होने चाहिए एग्जैक्ट कौन कौन से। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आप ध्यान में रखेंगे परमादेश, तीसरी ध्यान में रखेंगे प्रतिषेध, चौथी ध्यान में रखेंगे उत्प्रेषण, और पांचवी कौन सी? अधिकार पर्चा। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट। कौन जारी करेगा? उच्चतम न्यायालय।
कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन से आर्टिकल में उल्लेखित हैं? 32 में। अब देखिए जरा, इनके लैटिन नाम भी आपको ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हेबियस कॉर्पस। परमादेश को बोलते हैं मेडेमस। क्या बोलते हैं? मेडेमस। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। किस नाम से जानेंगे इसको? प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, उत्प्रेषण को अपन बोलते हैं सर्सियोरी। क्या बोलते हैं? सर्सियोरी। और अधिकार पर्चा को बोलते हैं को वारंटो। कई जगह क्व वारंटो भी मिलेगा, को वारंटो। ये इनके क्या हो गए? लैटिन नाम। देखिए जरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश को क्या बोलते हैं? मेडेमस। तीसरा, प्रतिषेध को क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा प्रतिषेध को बोला जाता है आपके प्रोहिबिशन। चौथा, उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं? सर्सियोरी। और अधिकार पर्चा को क्या बोलते हैं? को वारंट। अब देखिए जरा, ये सम्मिलित कीजिए वाला प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक तरफ 4 रिट का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ इनके सामने ये नाम दे देंगे, तो ये भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसका क्रम कोई जरूरी नहीं है। एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूं कि आपको क्रम में याद रखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और न ही क्रम से संबंधित आजकल प्रश्न पूछा गया है, इनसे संबंधित नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा आप क्लियर है क्या? न ही ये क्रम है और न ही ये आपको ध्यान में रखना है क्रम से संबंधित, इन रेट से संबंधित क्रम का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बाकी मौलिक अधिकारों से संबंधित या फिर बाकी संविधान में जो भी आपको ध्यान में रखना है वो क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन इनसे संबंधित क्या रिट जारी करने का सही क्रम है, नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है? इनके नाम और इनके लैटिन। अब बात करते हैं शाब्दिक अर्थ के बारे में। देखिए जरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। सशरीर प्रस्तुत किया जाए। सशरीर क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। परमादेश को अपन कहते हैं हम आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। तीसरा देखिए, प्रतिषेध, और प्रतिषेध को बोला जाता है क्या? रोकना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना। क्या करना? प्रमाणित करना। उत्प्रेषण को अपन क्या बोलते हैं? प्रमाणित करना। और लास्ट बच गया कौन सा? अधिकार पर्चा। इसको अपन क्या बोलते हैं? किस अधिकार क्षेत्र से। क्या बोलेंगे? किस अधिकार क्षेत्र से। अगर आपको ये याद हो गया ना तो लगभग आधा काम आपका हो गया, लगभग आधा। अगर जो है अपने वनडे एग्जाम रहता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला रहता है, उसमें यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स ही नहीं आदेश या निर्देश भी दे सकता है। आर्टिकल 32 में यह भी प्रावधान किया गया है कि रिट्स जारी करने की शक्ति संसद जो है किसी और संस्था को भी दे सकती है। और 5 प्रकार ध्यान में होने चाहिए: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। इनके लैटिन नाम ध्यान में होने चाहिए: हेबियस कॉर्पस, मेडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी और को वारंटो। और इसके बाद में आपको इनके शाब्दिक अर्थ का पता होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं सशरीर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश को बोलते हैं हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध को बोलते हैं रोकना। उत्प्रेषण को बोलते हैं प्रमाणित करना। और अधिकार पर्चा को क्या बोलते हैं? किस अधिकार क्षेत्र से। ये भी आपको ध्यान में रखना, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अपन एक एक के बारे में बात करें। सबसे पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो मैंने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण को अपन क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को दूसरा आप ध्यान में रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। सशरीर क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। देखिए, ये उस समय जारी की जाएगी जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है। जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है या जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए जरा, जब किसी व्यक्ति को अवैध या मैं कह सकता हूं गलत, बिना किसी अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय
यह रिट जारी करके, सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करके उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। सशरीर प्रस्तुत या सशरीर उपस्थित करने के लिए क्या, सशरीर प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया, जैसे मैं हूं और मैं अगर विधि के अनुसार बंदी बनाया गया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने अवैध तरीके से बंदी बना के रख लिया है, सरकार ने भी बनाया, हो सकता है सरकार ने भी बनाया है, ठीक है, अवैध तरीके से बंदी, यानी कानून सम्मत बंदी नहीं हुए, कानून के विपरीत जाकर मुझे किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है, सरकार या राज्य ने बंदी बना लिया है, तो उससे मेरे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। उस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसे अपन क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है वो अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है और इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से क्या किया जाए, रिहा किया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। इस रिट को अपन क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, किसी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है और राज्य के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। किसके विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी संस्था के विरुद्ध या सरकार या राज्य के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। जिन्होंने भी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया है उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से रिहा करने के लिए कह सकते हैं या तुरंत प्रभाव से उसे न्यायालय में प्रस्तुत पेश करने के लिए कह सकते हैं। ऐसी रिट को अपन कौन सी रिट कहेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए हैं उसके छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसको अपन हेबियस कॉर्पस कहेंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, व्यक्ति को सशरीर जो है प्रस्तुत किया जाए या सशरीर क्या किया जाए, उसे रिहा किया जाए। बस हो गई बात क्लियर। कौन सी रिट हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। देखिए इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। आप लोगों को एक मैं बहुत ही जबरदस्त वाला कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे आपके दो बातें क्लियर होगी। एक जो है एक वाद है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1975, जिसे 1976 में फैसला आया था। और दूसरा, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय किस प्रकार मीसा कानून के तहत जो है अवैध तरीके से क्या बनाया, बंदी बनाया। और उसके बाद में 9 हाईकोर्ट ने, कितने हाईकोर्ट ने, 9 हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही स्वर में कहा कि जो भी व्यक्ति मीसा कानून के तहत बंदी बनाए गए हैं वो सारे के सारे अवैध तरीके से बनाए गए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से क्या किया जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों को रिहा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी देश में आपातकाल लगा है और आपातकाल के समय हमें रिट्स जारी करने की शक्ति नहीं है, जिसे भारतीय इतिहास में एक काला दिवस भी कहा जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। जो न्यायपालिका के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के इस इतिहास में न्यायपालिका का ऐसा काला दिवस है। देखिए जरा, आप सभी को पता होगा कि 12 जून 1975, देखिए जरा उससे पहले आते हैं थोड़ा सा, चुनाव होता है 1971 में, किनका, लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव होता है 1971 में। इंदिरा गांधी जी जो हैं, कौन, इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। इंदिरा गांधी जी कहां से चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। और इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ते हैं राजनारायण। कौन चुनाव लड़ते हैं, राजनारायण। चुनाव होता है और चुनाव में इंदिरा जी जो है 1 लाख मतों से क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। इंदिरा जी 1 लाख मतों से विजय हो जाते हैं। इंदिरा जी तो विजय होते ही होते हैं, साथ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, और इंदिरा जी वाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जो है ये सत्ता में आने का मौका मिलता है। इससे पूर्व कांग्रेस की सत्ता तो थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। और आप लोगों को पता होगा 1967 1969 में कांग्रेस में आपस में गतिरोध हो गया था, जिसके कारण से कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। अब इंदिरा जी वाली कांग्रेस और इंदिरा जी वाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती हैं और इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन राजनारायण ने इस रायबरेली के चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती दी। किन्होंने, राजनारायण ने
न्यायपालिका और जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। कौन से हाईकोर्ट में? इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती क्यों दी गई, कारण सुनिएगा। कारण यह था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव के समय क्या किया है? इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव के समय सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी और आचार संहिता में आप सभी को पता है किसी भी प्रकार की सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इंदिरा जी ने अपने सत्ता और अपने प्रभाव के लिए, अपने प्रभाव में रहते हुए उन्होंने क्या किया? सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। और यही नहीं, इंदिरा जी के चुनाव में जो मैनेजमेंट का काम देख रहे थे, और मैनेजमेंट के काम में एक सरकारी अधिकारी का नाम आया जो मैनेजमेंट का कार्य देख रहा था, पूरे की पूरी रैलियों का आयोजन करवाना है या फिर चुनाव से संबंधित जो भी मैनेजमेंट का काम। इस आधार पर राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को, कब? 12 जून 1975 को इंदिरा जी के इस रायबरेली के चुनाव को क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। और कहा कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और साथ ही चुनाव में जो मैनेजमेंट का कार्य देख रहे थे वो आपके कौन थे? सरकारी अधिकारी थे। और आप सभी को पता है सरकारी अधिकारी चुनाव के समय किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में एक भूचाल आ गया और विपक्षी दल जो भी थे उन्होंने इंदिरा जी से इस्तीफा मांगा, जिसमें जयप्रकाश नारायण हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी, ये उस समय बड़े नेता हुआ करते थे जो कांग्रेस के विरोधी जो हैं इनकी विचारधारा थी। और जैसे इंदिरा जी से इस्तीफा मांगा और पूरे देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया, इंदिरा जी क्या दो? इस्तीफा दो। इंदिरा तो इंदिरा थी। इंदिरा जी ने 25 जून को, कौन सी जून को? 25 जून 1975 को एक अधिसूचना जारी करी। क्या जारी करी? एक अधिसूचना जारी करी। और अधिसूचना जारी करी किनके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और अधिसूचना जारी करके 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर, किनके नाम पर? आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में क्या लगा दिया? 352 के तहत क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। और एक कानून जो 1971 में बना था आंतरिक अशांति को लेकर, कौन सा? मीसा कानून। उस मीसा कानून के तहत सबको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। सबको, किनको? जो कह रहे थे ना इंदिरा जी इस्तीफा दो, उन सबको कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया। उन्होंने एक नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बसाओ, और इंदिरा जी ने उन सबको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में के अलावा बहुत सारे ऐसे न्यायालय हैं जहां मामला गया हाईकोर्ट में, और 9 हाईकोर्ट ने एक ही निर्णय दिया, क्या? कि इस कानून के तहत जो भी बंदी बनाए गए हैं वो अवैध हैं और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, अर्थात इनको तुरंत प्रभाव से क्या किया जाना चाहिए? रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। जो मामला था उसका नाम था एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला। ये बात है 1975 की, और 1976 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला। इस एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला को अपन हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जानते हैं। कौन से वाद के नाम से जानते हैं? हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जानते हैं। और अभी अपन कौन सी रिट के बारे में बात कर रहे हैं? हेबियस कॉर्पस के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिट को हेबियस कॉर्पस रिट के नाम से जानते हैं? आपको कौन से वाद को? तो एडीएम जबलपुर बनाम कौन सा ध्यान में रखेंगे? शशिकांत शुक्ला। कौन सा ध्यान में रखेंगे? एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला जो हैं, इसको कौन से वाद के नाम से जानते हैं? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, इसे हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन होता है। कितने न्यायाधीशों की? 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन होता है। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे जिसकी अध्यक्षता में इस पीठ का गठन हुआ था,
इस पीठ की अध्यक्षता करी थी अजीत नाथ रे ने। किसने करी थी? अजीत नाथ रे ने। और फैसला आता है, निर्णय आता है 4-1 से। कैसे निर्णय आता है? 4-1 से। और जो एक व्यक्ति थे ना जो इसके मामले के विपरीत थे, उनका नाम था HR खन्ना। क्या नाम था? HR खन्ना। और बाद में वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश बनाने की बात आई तो HR खन्ना को 1977 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। HR खन्ना के स्थान पर हमीबुद्दुल्ला बेग को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश। अजीतनाथ रे की अध्यक्षता में बनी इस संवैधानिक पीठ ने निर्णय किया दिया, अजीतनाथ रे की अध्यक्षता में बनी संवैधानिक पीठ ने कहा कि ये जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं मीसा कानून के तहत, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देश में आर्टिकल 352 प्रभावी है और आर्टिकल 352 का मतलब राष्ट्रीय आपात है और राष्ट्रीय आपात के समय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। लोगों का भरोसा था सुप्रीम कोर्ट के प्रति, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आता है सारे के सारे एकदम निराश हो जाते हैं। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का निर्णय देने से क्या कर देता है? मना कर देता है, जिसे भारतीय न्यायपालिका में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। कौन सी? अजीतनाथ रे की अध्यक्षता में बना कौन सा वाद? हेबियस कॉर्पस वाद, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला। और इसको आपको ध्यान में रखना है, ये किन से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। किन से संबंधित? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सारी कहानी क्लियर होगी तभी ये कंसेप्ट क्लियर हो आएगा। बाकी मैं सीधे ही लिखवा देता था आपको कि लिखिए ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, जिसे हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से जानते हैं। लेकिन ADM जबलपुर मामला क्या था उसको जानना आवश्यक है। बिना कारण को जाने कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। भले ही रट्टा मार लेना, लेकिन एग्जाम में जब कारण पता होगा कि ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, आप याद आएगा इंदिरा गांधी जी का चुनाव, और इंदिरा गांधी जी के चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, जिसके कारण इंदिरा जी ने आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल लगाया। और आपातकाल के समय मीसा कानून के तहत बहुत सारे लोगों को, राजनेताओं को क्या बना दिया गया? बंदी बना दिया गया। इसके बाद 1977 में जब चुनाव होते हैं तो इंदिरा जी की बुरी तरह हार होती है और देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं लंबे समय से प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन पहली बार तो कब? जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था, उस समय वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार थे। तैयार का मतलब बड़े नेता थे, लेकिन उस समय उनको नहीं बनाकर किनको बना दिया? इंदिरा गांधी जी को। और बाद में जब दूसरी बार चुनाव हुए तो उन्होंने मांग की, फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस से अलग होकर जो हैं चौधरी शरण सिंह और मोरारजी देसाई की गठबंधन से देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में, आपातकाल की समाप्ति के बाद में। क्लियर रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद गठबंधन टूट जाता है और फिर से चुनाव होते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? इंदिरा गांधी। क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम भी पता होना चाहिए, तभी आपका कंसेप्ट क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। पहली रेट क्लियर रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, और इसका सशरीर प्रस्तुत किया जाए। दूसरी रेट देखिएगा, परमादेश। दूसरी रेट कौन सी ध्यान में रखेंगे? परमादेश। नाम से देखिए परमादेश, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेडेमस। क्या बोलते हैं? मेडेमस। इसको अपन क्या बोलते हैं? परमादेश, मेडेमस। और हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। देखिए जरा, कोई भी सार्वजनिक प्राधिकारी और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे और जिनसे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? परमादेश। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं कि आप ये काम कीजिए क्योंकि आपका ये क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे सार्वजनिक लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं होगी। यह सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक प्राधिकारी और सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। देखिए जरा, क्या ध्यान में रखना? इसमें किसके बारे में बात हो रहे हैं? परमादेश, जिसमें हम आदेश देते हैं। देखिए, जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का
निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे, जिनसे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का, जिनसे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे परमादेश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस रिट को अपन क्या कहेंगे, परमादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये केवल और केवल जो हैं सार्वजनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होगी, अर्थात निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, भले ही वो अपने कर्तव्यों का पालन करे या नहीं करे। निजी संस्था या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किन के विरुद्ध जारी होगी, सार्वजनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होगी। और कब होगी, जब वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे और जिनसे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन हो। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। दूसरी रिट कौन सी होगी, परमादेश। हम आदेश देता है, कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। किन को देगा, इन सार्वजनिक प्राधिकारियों को देगा। क्या कहेगा कि आपके ये कर्तव्य हैं और आप जो हैं कर्तव्यों का पालन, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो हम आदेश देते हैं कि अपने कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें, निर्वहन करें। अगली दो रिट आपको तुलनात्मक रूप से ध्यान में रखनी। एक तो कौन सी, प्रतिषेध, और दूसरी कौन सी, उत्प्रेषण। कौन सी ध्यान में रखेंगे, एक तो प्रतिषेध और दूसरी कौन सी, उत्प्रेषण। देखिए जरा, प्रतिषेध को अपन क्या कहते हैं, प्रतिषेध को अपन कहते हैं प्रोहिबिशन। किस नाम से जानते हैं, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण को अपन किस नाम से जानते हैं, सर्सियोरी। उत्प्रेषण को किस नाम से जानते हैं, सर्सियोरी। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, इनका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या है, रोकना। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रमाणित करना। क्या करना, प्रमाणित करना। देखिएगा, दोनों तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो है प्रतिषेध, जिसे अपन प्रोहिबिशन बोलते हैं, और एक उत्प्रेषण, जिसे अपन सर्सियोरी बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित। ये दोनों रिट उच्चतर न्यायालय जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। क्या ध्यान में रखना है, ये दोनों रिट, अब दोनों के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, यह दोनों रिट उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। कौन जारी करेगा, उच्चतर न्यायालय जारी करेगा। कौन से न्यायालय के विरुद्ध, अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा। इस रिट को अपन क्या बोलते हैं, इस रिट को अपन बोलते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, तुलनात्मक रूप से पढ़ने का यही तो फायदा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा ऐसी कौन कौन सी रिट हैं जो उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है। ऐसी कौन सी रिट हैं जो उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है। दोनों में ध्यान में रखेंगे, एक तो प्रतिषेध और दूसरी कौन सी, उत्प्रेषण। उच्चतर न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का क्या मतलब हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किन के विरुद्ध, हाई कोर्ट के विरुद्ध। कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किन के विरुद्ध, हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किन के विरुद्ध जारी करेगा, हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब दोनों में तुलनात्मक रूप से जान रहे, तो तुलनात्मक का मतलब क्या, ये रिट उस समय जारी की जाएगी जब कार्य हो चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट के विरुद्ध करेगा, और हाई कोर्ट में कोई सुनवाई हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य किया है। उच्च न्यायालय ने
अपने कार्य क्षेत्र से, क्योंकि कार्य क्षेत्र तय कर रखा है कि ये हाईकोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, ये हाईकोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। तो जब कोई उच्च न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करे और उनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उस रिट को क्या बोलते हैं अपन? प्रतिषेध बोलते हैं। दूसरी सुनिएगा, ऐसी रिट जिसमें हाईकोर्ट ने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया, अभी हाथ में लिया है, अर्थात सुनवाई चल रही है, सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है, सुनवाई के बाद जारी किया जाए। इस पे कार्य हो चुका है, इस पे कार्य चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके क्या कहेगा? भाई साहब, ये आपके कार्य क्षेत्र का कार्य नहीं है, इसको तुरंत प्रभाव से हमारे पास भेज दिया जाए, तुरंत प्रभाव से हमारे पास भेज दिया जाए। उस रिट को क्या कहेंगे? उत्प्रेषण। और हो चुका कार्य है उसके बाद रिट जारी करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिषेध। देखिए जरा इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करे, अपने अधीनस्थ क्षेत्र से, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करे जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। इस प्रतिषेध में आप क्या ध्यान में रखेंगे? प्रतिषेध में आपको ध्यान में रखना है कि कार्य क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और इनका कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, अर्थात निर्णय हो चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर ये ध्यान में रख लिया तो आप प्रतिषेध और इन उत्प्रेषण दोनों में तुलनात्मक रूप से जान पाएंगे। जबकि ये देखिए जरा, इसके बारे में बात करें, इसमें आपको ध्यान में रखना है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करे, कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय करे और इस समय सुप्रीम कोर्ट जो इस हाई कोर्ट को रिट जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालय को करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्प्रेषण। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? सुनवाई चल रही है, अभी तक फैसला नहीं आया है, सुनवाई चल रही है, बस ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी रिट सुनवाई के दौरान जारी की जाती है? सुनवाई के दौरान कौन सी होगी? उत्प्रेषण। और कौन सी रिट सुनवाई के बाद जारी की जाएगी? कौन सी करेंगे? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। सुनवाई कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस कार्य को आप जो है हमारे पास भेज दीजिएगा, और इसमें सुनवाई चल रही है, प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करा है? कार्य करा है, और जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। दोनों उच्चतर न्यायालय जारी कर रहा है, दोनों रिट उच्चतर न्यायालय जारी कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। कौन कौन सी आपको ध्यान में रखना है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों। लेकिन इस पे निर्णय हो चुका है, ये सुनवाई के बाद जारी की जाती है, ये सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, ये फर्क समझना है पहला। तो दूसरा देखिए, ये रिट जो है 1991 के बाद इस रिट को किनके विरुद्ध? प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी करने की भी छूट प्रदान की गई। ये भी एक नया तथ्य आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन सी रिट है जो प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सी? उत्प्रेषण। पहले नहीं थी, 1991 के बाद जो है इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे? 1991 के पश्चात, 1991 के पश्चात इसको प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। कौन सी वाली रिट? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली रिट जो है प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती हैं। कब के बाद? 1991।
और इसमें वर्ष ध्यान में नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट कौन सी? उत्प्रेषण। तो आपसे मैं रटा नहीं मारा, देखिए जरा, बिल्कुल इजी वे में समझना है, बिल्कुल एकदम। ऐसी कौन सी रिट जो उच्चतर न्यायालय जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध? आप कहेंगे कौन कौन सी? एक प्रतिषेध और दूसरा कौन सा? उत्प्रेषण। ये सुनवाई के बाद जारी होती है, ये सुनवाई के दौरान जारी होती है, और ये प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जाती है। अंतिम रिट जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है अधिकार पर्चा। कौन सी ध्यान में रखेंगे? अधिकार पर्चा। और अधिकार पर्चा को अपन क्या कहते हैं? अधिकार पर्चा को अपन कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो। और इसको मैं कह सकता हूं किस अधिकार क्षेत्र से? क्या ध्यान में रखेंगे? किस अधिकार क्षेत्र से? किस अधिकार क्षेत्र से? देखिएगा, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक पद के लिए एक योग्यता निश्चित होती है। किसी भी सार्वजनिक पद के लिए एक योग्यता निश्चित होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना योग्यता के अवैध तरीके से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करता है, इस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसे अपन अधिकार पर्चा या को वारंटो के नाम से जानते हैं, जिसमें कहेगा किस अधिकार क्षेत्र के, अर्थात बिना योग्यता के आपने इस पद को ग्रहण कैसे कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई लोक सेवक, या ऐसे कहूं, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी बिना योग्यता के अवैध तरीके से किसी पद को, बिना योग्यता के अवैध तरीके से किसी पद को ग्रहण करता है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकार पर्चा। उसे क्या बोलते हैं? अधिकार पर्चा। लेकिन यह भी केवल सार्वजनिक पद जो प्राधिकारी है उनके विरुद्ध ही जारी होगी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना योग्यता के किसी पद को ग्रहण कर लेता है, उसकी योग्यता तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो पद ग्रहण कर लेता है, और इस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बंदी प्रतीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हैं। कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। क्यों करता है? जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों क्या होता है? हनन होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। जब अधिकार दे दिए गए और साथ में उपचार नहीं दिए गए तो अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की क्या दी गई है? शक्ति। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आर्टिकल 226 के तहत जो है ये उच्च न्यायालय भी क्या जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करने की शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, लेकिन हाईकोर्ट कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। छठी जो रिट है वो कौन सी है? जो छठी रिट है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। और इंजंक्शन को कहते हैं अपन अंतरिम राहत। क्या कहते हैं? इंजंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? अंतरिम राहत। यानी अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी। सुप्रीम कोर्ट तो दूर है, मैं जैसे जिस राज्य से बिलोंग करता हूं, मेरे राज्य में हाई कोर्ट है
और मुझे लगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो मैं कहां जाऊंगा, अपने नजदीकी हाई कोर्ट में जाऊंगा। और हाई कोर्ट जो है इसके संबंध में जो रिट जारी करेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, इंजंक्शन, और इंजंक्शन को क्या बोला जाता है, अंतरिम राहत बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम फॉर्म, मैंने कोई किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई फॉर्म भरा और उस समय मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मुझे एडमिट कार्ड नहीं आया, मतलब मुझे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 कह रहे हैं कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे और मुझे अवसर मिलना चाहिए, लेकिन किस कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं किसके पास जाऊंगा, पहले तो उस विभाग के पास जाऊंगा जहां से मैंने फॉर्म भरा है, लेकिन उन्होंने वहां से कोई संतुष्टि मुझे नहीं मिले तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि दूर पड़ता है, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट उस विभाग को कहेगा इसको अंतरिम राहत दी जाती है, इसको एक बार एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, बाकी की कार्रवाई जो है ये बाद में होगी। यानी उच्च समय कुछ परिस्थितियों में जो है ऐसी रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा और वहां पर अंतरिम राहत प्रदान की जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, छठी रिट, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन मत कर देना, इंजेक्शन है और इंजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अंतरिम राहत। साथियों प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि रिट जारी करने में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, उच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय। रिट जारी करने में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो दोनों को तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं ना, अपन पॉलिटी कंपैरिजन में रहे तुलनात्मक रूप से। तो देखिए जरा, रिट जारी करने के संदर्भ में बात करते हैं तो ये तो है उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, जिसको अपन बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये कौन सा न्यायालय है, उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। देखिए जरा तुलनात्मक रूप से जान लेते हैं, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए इसके आर्टिकल कौन सा, 32, इसका अनुच्छेद कौन सा, 226। कौन सा, 226। अब देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या ध्यान में रखना है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, क्या ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की करता है, 6 प्रकार की। ये कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, ये तो पहला अंतर देख लीजिए। दूसरा देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे, उच्चतम न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, ये मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी रिट जारी कर सकता है और मौलिक अधिकारों के साथ में कानूनी अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकारों के साथ में कानूनी अधिकारों का भी हनन होता है तो क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। मैं कह रहा हूं ना, ज्यादा शक्तिशाली कौन है रिट जारी करने के मामले में, हाई कोर्ट है। लेकिन हाई कोर्ट क्यों है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। मैंने कहा ये 5 प्रकार की करता है, ये 6 प्रकार की करता है। ये केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों के साथ में कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अगला देखिए जरा, अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है कि जब देश में क्या लगता है, आपातकाल, देश में राष्ट्रीय आपात जब लगता है, राष्ट्रीय आपात जब लगता है उस समय अनुच्छेद 352, देश में राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, उस समय अनुच्छेद 32 का क्या हो जाता है, निलंबन। अनुच्छेद 32 का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। और जब अनुच्छेद 32 का निलंबन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। आप सभी को पता होगा
कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है और आर्टिकल 32 का निलंबन हो जाता है। जब आर्टिकल 32 का निलंबन हो गया है तो राष्ट्रीय आपात के समय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर आप ध्यान में क्या रखेंगे कि आर्टिकल 226 का निलंबन नहीं होता है, आर्टिकल 226 का निलंबन नहीं होता है। और जब 226 का निलंबन नहीं होता है इस समय हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, हाईकोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। अब बताइए जरा ज्यादा शक्तिशाली कौन है रिट जारी करने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? आप कहेंगे हाई कोर्ट। कारण पता है तभी कह पाएंगे, अगर कारण नहीं पता है तो अपन नहीं, अपने को कारण भी पता होना चाहिए क्यों हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली रिट जारी करने के मामले में। तो ये तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। ये केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर करता है, जबकि मौलिक अधिकारों के साथ में कानूनी अधिकारों का हनन होने पर। और देश में जब आपातकाल लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन जब देश में आपातकाल लगता है तो हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ, हाईकोर्ट। और आर्टिकल 32 को संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। बाकी किसी मामले में अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार तय कर रखा है, जिसमें आगे अपन पढ़ेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय में भी संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी। अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। बाकी के संदर्भ में बात करेंगे कब, जब अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस समय कि कौन कौन किस किस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, जैसे 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है, एक तरफ केंद्र और एक तरफ बहुत सारे राज्य, इसके बीच में कोई विवाद है, तभी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकते हैं। बाकी पहले हाई कोर्ट में जाया जाएगा और हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो ये अपने थे 6 मौलिक अधिकार जिसके बारे में अपने बात की। और 6 के संदर्भ में सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन मैंने कहा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, तो आर्टिकल 33, 34 और 35 भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए जरा कौन सा आर्टिकल के बारे में बात करें, अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सेना, अर्धसैनिक बल, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं दूर संसार से जुड़े लोग, दूर संसार से जुड़े लोगों को मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है, मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है एवं उन्हें विशेष अधिकार भी प्रदान किए जा सकते, एवं उन्हें विशेष अधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं। किन किन के संदर्भ में बात की गई है, सेना के संदर्भ में। 3 प्रकार की सेनाएं शामिल हो गई इसमें, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। दूसरा कौन सा, अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल आपको पता होगा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये क्या है, सारे के सारे अर्धसैनिक बल हैं। इनके अलावा राज्यों की जो पुलिस है और इनके अलावा ऐसी एजेंसियां जो खुफिया एजेंसी है भारत की, और इनके साथ ही दूर संसार से जुड़े जो लोग हैं उनको सामान्य नागरिकों की भांति मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। बाकी सामान्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों में निलंबन तभी होगा जब देश में राष्ट्रीय आपात प्रभावी होगा। इनमें राष्ट्रीय आपात के समय नहीं, सामान्य परिस्थितियों में भी उन्हें जैसे सामान्य अधिकारों को, सामान्य नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होंगे वैसे इनको प्राप्त नहीं होंगे। इनके लिए मौलिक अधिकारों में किसी भी समय कटौती हो सकती है और उन्हें विशेष अधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, 33। यानी सेना में शामिल व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझे सामान्य व्यक्ति के समान मौलिक अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि आर्टिकल 33 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं दूर संसार से जुड़े हुए लोगों को मौलिक अधिकार सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है आर्टिकल 33। क्योंकि और एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, एक व्यक्ति थे तेज बहादुर यादव, आपने सुना होगा।
क्या नाम था? तेज बहादुर यादव। काफी विवादों में रहे हैं तेज बहादुर यादव जी। ये तेज बहादुर यादव जो हैं सेना से संबंधित थे और तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल किया और वीडियो में क्या कहा कि सेना में जो हैं ये खाने के नाम पर पानी मिल रहा है, अर्थात दाल नहीं मिले, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। और तेज बहादुर यादव को सेना से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 33 का उल्लंघन, हाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, सामान्य नागरिक ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आप सेना से जुड़े व्यक्ति हैं और सेना से जुड़े व्यक्ति होने के साथ में आपने विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आप किससे जुड़े हैं? सेना से। और तेज बहादुर यादव को इसलिए सेना से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 33 के तहत जो बात लिखी है उनका क्या किया है? उल्लंघन किया है। क्योंकि आर्टिकल 33 में क्या लिखा है? सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, खुफिया एजेंसी और दूर संसार से जुड़े लोगों को मौलिक अधिकार सामान्य नागरिकों की भांति प्राप्त नहीं होंगे। और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया जो एक प्रकार से गलत था, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हुई और कानूनी कार्रवाई के बाद सेना से उन्हें क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया। कभी भी सेना का कोई भी जवान जो है इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। उसे हम जैसे जो नागरिक हैं उनके समान उन्हें जो है मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 33। लेकिन आर्टिकल 33 अपन पढ़ते नहीं, सीधा ही छोड़ देते हैं। इस तेज बहादुर यादव के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा आर्टिकल? 33। दूसरा देखिए आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में लिखा है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ को अपन बोलते हैं सैन्य कानून। मार्शल लॉ को अपन क्या बोलते हैं? सैन्य कानून। जब मार्शल लॉ लगेगा उस समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब मार्शल लॉ लगेगा उस समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 34 में। लेकिन अभी तक देश में मार्शल लॉ एक बार भी नहीं लगा है, सेना का कानून एक बार भी नहीं लगा है। जब लगा ही नहीं है तो इसके प्रभाव के संदर्भ में ज्यादा बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है, केवल ये ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के प्रभाव को लेकर भारतीय संविधान में कहां उल्लेखित किया गया है? 34 में। और अब तक एक बार भी मार्शल लॉ देश में नहीं लगा है। अगला ध्यान में रखना है आर्टिकल 35। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 35। और अनुच्छेद 35 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन, मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन या मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान करना है तो किन के द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है या मौलिक अधिकारों में से संबंधित कोई प्रावधान करना है तो यह संसद के द्वारा किया जाएगा, राज्य की विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 35 में लिखी गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखें। तो 33, 34 और 35 भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 33 में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस से संबंधित बात की गई है। 34 में मार्शल लॉ से संबंधित है और आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है? संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से वाद हैं, जैसे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, उन वादों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया। साथ ही ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, उनको जानेंगे अपन कब? नेक्स्ट क्लास में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।